नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार के और एक कह सकते हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर कुछ न कुछ संवाद होता हुआ आज दिखाई पड़ा। कांग्रेस के पूर्व के अध्यक्ष राहुल गांधी यमुना गए और यमुना का हाल लिया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के सांसद हालांकि आम आदमी पार्टी से उल्टा व्यवहार कर रही हैं अ, वो कूड़े बटोर कर करके ट्रक में लोड कर करके अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर फेंकवाने में लगी रहीं और वो हैं स्वाति मालीवाल। तो एक तो कूड़े की तरफ ध्यान रखा और दूसरे गए यमुना नदी के ऊपर। ये दो जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है दिल्ली के 3 करोड़ की आबादी के लिए। और इस विषय की गहराई को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार, जो दिल्ली के इन सभी विषयों से काफी लंबे समय से रूबरू रहे हैं। अमित जी, आपका द राइजिंग हिल्स में स्वागत है। स्वागत है मनीष जी, नमस्कार। अमित जी, ये जो कूड़ा का जो समस्या है दिल्ली के अंदर में 3 पहाड़ तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। एक कूड़ा का पहाड़ गाजीपुर में है, एक भलसवा में है और एक ओखला में है। आप उत्तर प्रदेश जाएं, हरियाणा जाएं, किसी भी दिशा में जाएं, आपको कूड़े का पहाड़ तो मिलना ही मिलना है। देश की राजधानी है और ऐसा लगता है जैसे कि मानो नई दिल्ली का इलाका छोड़ दें तो पूरा का पूरा स्लम ही लगता है। ऐसी हालात क्यों है? मनीष जी, दुर्भाग्य से हर बार नई नई सरकार आती है और हर बार ये पिछले 20 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, हर चुनावी वादा में ये एक वादा होता है, चाहे वो एमसीडी का इलेक्शन हो या विधानसभा का चुनाव हो। दोनों समय में जब भी कोई भी तीनों पार्टियां 15 साल 13 साल से तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की भी एंट्री हो गई है, उससे पहले दो ही प्रमुख पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस। तो जब से मैं यहाँ दिल्ली में राजनीति कवर कर रहा हूँ, तब से लगातार हर चुनाव में हर पार्टी इन तीनों चुनाव जो कूड़ों के ढेर को हटाने का वादा किया है। मनीष जी, जस का तस है। कभी कभी हम लोग को गुजरते हुए काम होता हुआ दिखता है, 2-4 जेसीबी 2-4 ट्रक्स खड़े रहते हैं, आज तक पता ही नहीं चला कि फिर कूड़ा डालने के लिए खड़ा है या कूड़ा निकालने के लिए खड़ा है, क्योंकि कुछ फर्क तो दिखता नहीं है। मनीष जी, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ विल पावर की कमी है नेताओं में, और चुनाव के वक्त तो वादा करना बहुत आसान होता है और बाद में फिर कुछ दूसरे तरह के वादे करके दूसरे तरह की राजनीति में लोगों को उलझाया जाता है, और जो असल में जमीन पर काम होना चाहिए वो तो अब तक हुआ नहीं है। मनीष जी, हालांकि पीछे केंद्रीय स्तर पर भी नितिन गडकरी भी जब रोड वाले मामले में उन कूड़ों का इस्तेमाल करने की बात किया था उन्होंने, लेकिन अभी कूड़ा का वो जो पहाड़ी बन गया है उसका साइज तो कम होता हुआ दिख नहीं रहा है। मनीष अमित जी, इस विषय की गंभीरता हम समझाने की कोशिश करते हैं और दर्शकों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो कूड़े का पहाड़ आप देखते हैं, इसमें से गैस निकलता है मीथेन। और ये मीथेन जो गैस है बहुत ही ज्वलनशील है और जब तापमान बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में तो इन कूड़े के पहाड़ों में आग लगती है। और वो जो आग लगती है उसका धुआं सिर्फ दिल्ली वासियों को असर नहीं करता, गाजियाबाद में रहने वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो आसमान है वो काले ऐसे गैसेस से भर जाते हैं। तो अमित जी, 3 करोड़ की आबादी हम दिल्ली की मान लें, करीबन हम 1 करोड़ की आबादी गाजियाबाद की मान लें और हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की आबादी भी अगर 1 करोड़ मान लें तो ये 5 करोड़ लोगों की समस्या सीधे सीधे है इन कूड़े के पहाड़ों से। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी, लेकिन कूड़ा का पहाड़ तो जस का तस बना हुआ है। कभी आपको दूर से दिखते रहेगा कि पार्क बन रहा है, फिर थोड़े दिन के बाद वो पार्क उजाड़ दिया जाता है, फिर उसमें कुछ काम शुरू हो जाता है, फिर उसमें कभी यही नेता सब बताते हैं कि अब उसमें कूड़ा डलना बंद हो गया है, लेकिन आपको ट्रक का लगातार इसी डायरेक्शन में आता हुआ आपको शहर से ट्रक दिख जाएगा कई बार। तो सब आंख मिचौनी का खेला हो रहा है, जनता को गलत दिग्भ्रमित किया जा रहा है,
और सच्चाई तो ये छुप नहीं सकता है, इन पहाड़ों को छुपाया नहीं जा सकता है। लेकिन सच तो यही है मनीष जी की राजनीति आज तो खुलकर दिल्ली की सड़क पर नजर आ गई। आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद जो अब अरविंद केजरीवाल के विरोध में पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान वो नजर आ रही हैं। हालांकि अभी भी आम आदमी पार्टी में बनी हुई हैं, उसी पार्टी की राज्यसभा की सांसद भी हैं। लेकिन आज वो कूड़ा जो है अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गया। देखना है कि इस इलेक्शंस में क्या जनता कूड़े के मुद्दे पर वोट देगी, ये आने वाला समय बताएगा। मनीष जी, बिल्कुल, आपने बड़ा सवाल करा है, कूड़े के ऊपर वोट देंगी या रेवड़ी के ऊपर वोट देंगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया आम आदमी पार्टी का, तब उन्होंने दावा किया कि मध्यम वर्गीय परिवार या लो इनकम परिवार सबको एक समान 25,000 रुपए महीने की बचत वो करवा रहे हैं, और 25,000 रुपए की बचत कौन छोड़ना चाहेगा? ये तो बहुत बड़ी बचत है अगर वो सही उनका दावा है तो। ये 25,000 रुपए तो बहुत बड़ा रकम होता है अमित जी इस महँगाई के दौर में। तो क्या लोग रेवड़ी छोड़ कर के ये जो बुनियादी मुद्दे हैं पॉल्यूशन का, प्रदूषण का, कूड़े का, इसके ऊपर ध्यान देंगे क्या? आपको क्या लग रहा है? मनीष जी, कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूँ ये सब स्लो पॉइजनिंग है। आपको लगता है एक तरफ आप जोड़ लेंगे, वो भी राजनेता क्या जुड़वाना 25,000 का बचत मुझे समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ हेल्थ क्राइसिस क्या हो रहा होगा अंदर अंदर। लोग जो बीमार रहते हैं, दिल्ली के अस्पतालों में जाइए, आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। कभी किसी ने सोचा है कि लोग इतना बीमार क्यों हो रहे हैं? आजकल आप हर चीज देखिए, बीमारी भी एकदम एकदम नई नई बीमारियां हैं। यहाँ लोगों सबको सांस में तकलीफ है, ये क्या कहते हैं, हार्ट अटैक्स, आपको विश्वास नहीं होगा। साथ के कुलीग, हम लोग से जूनियर वाले लोग, सबके साथ सब तरह का समस्या है। उसको आप अलग अलग तरह से जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन, दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत बड़ा वजह है कि आधा दिल्ली बीमार है। और लोग को अभी देखना होगा कि 25,000 जो राजनेता समझा रहे हैं, वो 25,000 इंपॉर्टेंट है कि आपका जीवन सुखमय हो, आप रोग मुक्त हो, उसके लिए सोचने की जरूरत है। और आने वाली सही बात। पीढ़ियां, इसका इसका दूरगामी असर है मनीष जी, इसको जी, सोचने जी, वाली जी। बात है। चिंता का सबब है अमित जी, बहुत चिंतित हैं हम लोग इस विषय को लेकर के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्टूबर के महीने से अब जनवरी का महीना खत्म हो गया। पूरे दिल्ली एनसीआर का जो आसमान है, वो पॉल्यूशन, प्रदूषण की चादर से लिपटा हुआ है। साँस लेने जाएँगे तो लगता है जैसे कि नाक में आपको केमिकल महसूस हो रहा हो, और बालों में आपको परत जमा हो जाती है धूल की और धुएँ की। तो ये जो भयावह स्थिति है, इसके बारे में राजनीति में संवाद केंद्र बिंदु में आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। कहीं न कहीं केंद्र रेवड़ियों के ऊपर ही चर्चा हो रही है। लेकिन अमित जी, अम, दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो है बहानेबाज़ी की। जो दिल्ली की सरकार होती है वो कहता है कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देता। एमसीडी वाला कहता है कि हमें पैसा नहीं देता। तो एमसीडी भी है, दिल्ली सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। तो बहाना मारने में आसानी हो जाती है। कोई भी एक बहाना कर केंद्र सरकार कह देगा, ये दिल्ली वाले काम नहीं करते हैं। दिल्ली वाला कह देगा, वो केंद्र वाला काम नहीं करता है। तो बहाना करना बड़ा आसान है अमित जी दिल्ली के अंदर में। नहीं मनीष जी, लेकिन जनता सब बात समझती है। अब देखिए, जैसे जैसे सबका शिक्षा बढ़ा है, लोग अवेयर हैं, तो ऐसा नहीं है, लोगों को पता है कि कौन बहाना बना रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन उसमें दो चीज होता है, राजनीति में जो दो चीज होती है मनीष जी। आपको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या मैं जो एक्सपेक्टेशन था जनता का वो मैंने पूरा नहीं किया है, या जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि हमको वोट मिलेगा। उसका दो कारण है मनीष जी। एक एक तो राजनीति ये है, दो आपके पास विकल्प क्या है, लोग इस पर विचार करते हैं। दूसरा बात, जैसे हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार वाले मामले में यही दिल्ली के वोटर दूसरे पार्टी को वोट देते हैं। विधानसभा के चुनाव में यही इलेक्शन पूरा 360 डिग्री पलट जाता है। ये पिछले 10-15 साल से तो हम लोग लगातार देख रहे हैं, पीछे भी हम लोग देखते रहे हैं। तो होता क्या है मनीष जी कि अभी भी जो है चुनाव में दो तरह के लोग हैं। उसमें आपको लोग इसी के बीच में चुन लेते हैं, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं वो दब जाता है। तो इन नेताओं को ये मालूम है कि कहाँ उनको खेलना है, कि भाई अगर जिसको बीजेपी को हराना है, तो अब वो ये नहीं देखता है कि मैं जिसको जितवा रहा हूं, मैं बीजेपी को हराने के लिए जब नेगेटिव वोटिंग होता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि वो नेता झूठ बोल रहा है, या वो नेता बाकी नेताओं की तरह है,
या उस पॉलिटिकल पार्टी और इस पॉलिटिकल पार्टी में कोई अंतर नहीं है, पहले जैसा जस का तस दिल्ली है या और डिटोरिएट हो गया। तो उसमें जो आज के दिन की जो राजनीति हो गई है, दो ही तरह की राजनीति हो रही है मनीष जी। या तो बीजेपी को जिताना है या बीजेपी को हराना है। तो जो हराने वाला खेमा है, फिर वो ये नहीं देखता, तब फिर वो अपने अपने जो, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के संदर्भ में आम आदमी पार्टी की बात करें, चूंकि वही मजबूत दिख रहा है, फिर आप बात करेंगे कि कांग्रेस को क्यों नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बीजेपी को जब हराने की बात होगी तो जितने अल्टरनेट्स हैं, उस अल्टरनेट्स में किसकी क्षमता है कि उसको हरा दे। तो आज की राजनीति में ये सच है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को चैलेंज कर सकती है। उसके नेता मुखर हैं, हर पॉइंट्स पे हर दिन काउंटर करते हैं और वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और पिछले 12 साल से लगातार दिल्ली की जनता उस पर नजर बनाई हुई है। तो अब अगर हमको दिल्ली में आम बीजेपी को हराना है, तो हमको आम आदमी पार्टी के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और जब मैं उस विकल्प की तरफ जाता हूं तो उनके बाकी क्या कारगुजारी रही है, क्या उन्होंने वादा किया था, कितना यमुना साफ हुआ, कितना हेल्थ इश्यूज पे काम हुआ, कितना कूड़ा पे काम हुआ, किसी के क्या सफाई वाला पानी, साफ पानी मिल रहा है। अब आप सोचो, मुख्यमंत्री 12 साल रहने के बाद आप चुनाव से 4 दिन पहले कहीं जाके आप टैप वाटर पी रहे हो और आप साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि पानी साफ है। ये नौबत क्यों आया मनीष जी? ध्यान से सोचिए। किसी आप दोनों तरफ की बात मैं कर रहा हूं। अभी चलो आम आदमी पार्टी चूंकि सत्ता में है तो उसकी ज्यादा बात होगी, केंद्र की भी वही वाली बात है। केंद्र सरकार से भी मिडिल क्लास की एक अलग अपेक्षा है। मिडिल क्लास को मालूम है कि उस पर टैक्स का बर्डन जरूरत से ज्यादा है, उस पर जीएसटी का बर्डन है। इन सब चीज के लिए डायरेक्ट केंद्र सरकार के दायित्व के अंदर ये सब मामला है। तो वो परेशान है। उसको मालूम है कि उसका आमदनी नहीं बढ़ रहा है, उसको मालूम है कि जॉब का ऑप्शंस नहीं है, उसको मालूम है कि जब जॉब चला जाता है तो दूसरा जॉब नहीं मिलता है। तो सब, और वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है हर आदमी। तो लेकिन फिर वहां पर जो उसकी राजनीति है, उस धर्म की राजनीति में लोग पड़ जाते हैं। आपको मालूम है कि हर हाल में अगर वो आपके मन में घुसा हुआ है कि अगर हमको जीना है, मैं वही वाली बात है, तो फिर मेरे पास उसके अलावा ऑप्शन क्या है, या दूसरा वाला फैक्टर उसको। तो ये राजनीति एक चीज, दूसरा है जहां मुद्दा हमेशा से दबता आ रहा है। अभी आने वाले बहुत दिनों तक आप पाएंगे कि राजनीति जो लास्ट, अभी आप तो बचा हुआ है राजनीति, 24 घंटे के अंदर आप देखिएगा क्या क्या होगा। आज ही से आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। तो आम आदमी पार्टी का आरोप, नया आरोप आ गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के घर छापा पड़ा, क्या मिला? अगर ऐसा है तो फिर ये प्रवेश वर्मा के घर क्यों छापा नहीं पड़ रहा है? फिर उसके बाद अब चुनाव आयोग भी बीच में है कि पानी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल के जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुआ, उसका कोई चिट्ठी आया, अरविंद केजरीवाल को फिर से जवाब के लिए उनको मान लिया 24 घंटे 48 घंटे का वक्त दिया गया। फिर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ राजनीति जो है, मुद्दे को छोड़कर अलग अलग जगह पर लोगों को एंगेज रखना है, और ये राजनेताओं को पता है, और इसका लगातार उनको फायदा मिलता रहा है, दोनों पार्टियों को मिलता रहा है। मनीष जी। अमित जी, हम थोड़ा विषय पे वापस आ जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वीडियो में हम कूड़े वाले विषय पर अच्छे से चर्चा कर लें। 2022 का एमसीडी का चुनाव हुआ, तब तक भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज थी, और कूड़े का जो प्रबंधन का जो काम है वो मूल रूप से एमसीडी का काम है। और एमसीडी ने अपने पूरे कार्यकाल में ये बहाना बीजेपी ने किया कि दिल्ली सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और जब 2022 का एमसीडी चुनाव हो रहा था, तब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री के साथ ये कूड़े के पहाड़ों के में घूम रहे थे, और उन्होंने वायदा करा कि हम 1 साल में ये सारे पहाड़ खत्म कर देंगे। 2022 चला गया, 2025 में हम लोग आ चुके हैं, कूड़े का पहाड़ में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो वहीं का वहीं है। तो ये जिम्मेदारी से क्यों नहीं वायदा करते हैं, और इनकी इच्छा शक्ति में कहीं खोट है क्या? नहीं मनीष जी, देखिए क्या है, वो तो 100% है। और यश लेने वाली बात है, और उसको क्लेम करने वाली बात है कि जब किए तो हम किए, उसका दूसरा फायदा ना उठाए। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, लेकिन ये होता रहा है। ये अरविंद केजरीवाल भी करते हैं, बाकी पार्टियां भी करती है। मैं तो मानता हूं कि जो 15 साल जो दिल्ली का, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बोलिएगा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शीला दीक्षित का जो विकास किया हुआ है वही विकास आज तक खींच कर लिया है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी क्लेम करते हैं कि उसके लिए वो उन्हीं का किया हुआ विकास है। तो कूड़े वाली बात भी जो है बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, लगातार से कूड़े की राजनीति होती रही है, लेकिन
आज तो कम से कम एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों आम आदमी पार्टी के पास है, पिछले 3 साल से लगातार है। अब आप बोलेंगे कि ये तो बीजेपी ने खत्म किया, तो ये बात तो लगातार बीजेपी भी बोलती है कि आज के दिन में अगर मान लीजिए बेरोजगारी बहुत बढ़ गई तो सब चीज के लिए मैं जिम्मेवार हूँ क्या? मुझे तो लेगेसी में ये मिला था। आप बोलोगे कि उसके पास पैसा नहीं है, तो बीजेपी भी हर बात में बोल देगी कि भाई हमको क्यों बोल रहे हो भाई, हम तो अभी 5 ही 10 साल हुआ है, देश के लिए 10 साल कुछ नहीं होता है। हम जब आए थे तो खजाने में क्या था, हम तो आपके लिए इतना कर दिए। तो इसका अंत नहीं, आरोप प्रत्यारोप का मनीष जी अंत नहीं है। दोनों के पास बहाना है, सबके पास बहाना है। चाहे कूड़ा के मामले में अगर आप यहाँ घेरोगे तो वहां के मामले में फिर आपको छोड़ना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ वाले स्केल पे आप बोलोगे कि जी 3 साल मेरे लिए काफी नहीं था, पीछे आपने क्या कर दिया। तो वहां बीजेपी भी बोलेगी कि पिछले 5 साल में हम सब चीज के लिए जिम्मेवार मैं थोड़ी हूँ, पीछे से सब कुछ हमको लेगेसी में क्या मिला। बिल्कुल सच है मनीष जी। तो आपको तो जिम्मे एक टाइमलाइन पे और हर चीज पर ये चीज समझने वाली बात होगी, डिलीवरी पे कि क्या डिलीवरी है, कौन बच रहा है, कौन नहीं बच रहा है। और भाई फिनेंस का भी जो प्रोसेस है, एमसीडी का अपना इनकम का स्रोत भी है, हम लोग को मालूम है। डायरेक्ट इनकम है, वो 100% डिपेंडेंट नहीं है, बहुत तरह का टैक्स आता है डायरेक्ट एमसीडी के पास। तो उस पैसे का मैनेजमेंट क्या है, तो आप देखेंगे कि ज्यादा पैसा सैलरी में ही चला जा रहा है, वो पैसा काफी नहीं है। तो उसको राज्य सरकार देगी, तो राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही है? राज्य सरकार बोलती है केंद्र सरकार देगी, तो उसको केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है? तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली, अच्छा बहुत ऐसे राज्य हैं जहां इस तरह का एजेंसी का झमेला नहीं है। मान लीजिए जहां जिसको हम लोग डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उस राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या वहां सब समस्या सॉल्व हो गया? नहीं हुआ। अगले 2 साल के बाद हम लोग महाराष्ट्र को लेकर बहस कर लेंगे। बहुत मजबूत बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की बहुत मजबूत सरकार है, तो क्या मुंबई में कूड़े की समस्या सॉल्व हो गई? नहीं हुई है मनीष जी। बीएमसी का भी चुनाव 2 महीने में 1 महीने में हो जाएगा, उसके बाद देख लेंगे। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, और जो जिस गति से विकास होना है उसी गति से होना है, और जो राजनेताओं का जो प्रायोरिटी है उसी लिस्ट से काम होगा। और दूसरा सच ये भी है कि अगर आप बहुत मन से बहुत ईमानदारी से काम कर देंगे तो उसके बाद भी मनीष जी वोट नहीं मिल, राजनेता करें तो क्या करें। अगर बहुत ईमानदारी से वो काम करते हैं तब भी क्या आप जात पात छोड़ के उनको वोट दे देंगे? नहीं देंगे मनीष जी। आज आज जो दिल्ली की सच्चाई है, क्या जो आप जिस रेबड़ी की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार जो रेबड़ी बांटती है मुसलमानों को नहीं मिलता है? 100% मिलता है। क्या प्रधानमंत्री का घर नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है मनीष जी। हर चीज मिल रहा है, लेकिन क्या मुस्लिम वोट मिलता है? तो बिल्कुल नहीं मिलता है मनीष जी, सच है। तो क्यों करेगी बीजेपी वो काम? आप बताइए क्यों करेगी अगर वो सत्ता में नहीं पहुंचेगी? यही बात आप अरविंद केजरीवाल के साथ है। अरविंद केजरीवाल अगर बहुत काम कर देंगे तो क्या उनको वो वोट मिल जाएगा जो बीजेपी समर्थक बीजेपी को देते हैं? नहीं देंगे मनीष जी। तो जब जब रिजिडिटी है तो अपने वोटर्स के लिए वो काम करना है, लोग को फंसा के रखना है। बात तो अच्छा अच्छा सब लोग करेंगे, ये सच है भारतीय राजनीति का, और हर लोग बिल्कुल करने से बचता है। जी, लेकिन इसके पहले के दर्शक ये सोचें कि इतनी जटिल समस्या का हल नहीं निकल सकता है, तो हम उन्हें एक उदाहरण दे देते हैं। इंदौर में भी इसी तरह के कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। बड़े-बड़े पहाड़ होते थे कूड़े के इंदौर में, और यही शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। और वहाँ पर एक इंदौर का कमिश्नर आया, आईएएस ऑफिसर, और उसने ठान लिया कि हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। 1 साल में नीति बनाई, मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरा फ्रीडम दिया, पूरी खुली छूट दी। उन्होंने ये कहा कि घर से कूड़ा जो है, जो सॉलिड वेस्ट है वो 2 ढंग से निकलेगा, कच्चा अलग और दूसरा अलग। घर से ही सेग्रीगेशन होगा। और जितने भी होटल थे, हॉस्पिटल थे, इंडस्ट्रीज थे, सबको कहा कि कूड़ा अपने कैंपस से आप बाहर नहीं फेंक सकते। आपके अंदर ही कूड़ा का डिस्पोजेबल होगा, और जो भी आपको प्रबंधन करना है, आपके कैंपस से एक भी कूड़ा बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आपके कैंपस से बाहर कूड़ा कहीं मिल गया तो उसका फाइन होगा 1 करोड़ रुपया। और जब पाया गया कि किसी होटल वाले ने कूड़ा कहीं दूर जाकर के फेंक दिया, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तय किया, फाइन किया, 1 करोड़ का फाइन लगाया। कितनी भी जुगाड़ लगाई नेताओं से, कोई काम नहीं आया। और अमित जी, 1.5 साल में वो कूड़ा का पहाड़ खत्म हो गया, और वहाँ पे आज मॉल बन गए हैं, कम्युनिटी पार्क्स हैं, लोग वहाँ पर जाकर के शाम बिताते हैं। जहाँ की पहले चिल और गिद्ध उड़ा करते थे, अब वहाँ पर बच्चे खेलते हैं। तो अमित जी, ये संभव है अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति की
दरकार हो और ब्यूरोक्रेसी मन बना ले कि ये करना है, तो ये संभव है। दिल्ली में भी संभव हो सकता है, लेकिन एमसीडी की विश्वसनीयता के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतने सारे टैक्सेस लेते हैं, ये पैसे करते क्या हैं, कहाँ खर्च करते हैं? सीवरेज सारा जाम होता है, पहाड़ कूड़ा का बना होता है, नालों में तब्दील कर दिया है दिल्ली को। एक छोटी-सी बारिश के बाद सड़कों पर पानी तैरती है, तो ये एमसीडी करता क्या है और दिल्ली सरकार क्या करती है और केंद्र सरकार क्या करता है कि 2047 में विकसित देश बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये कूड़े के पहाड़ हम विदेशियों को दिखाते हैं और यहाँ पर कम से कम 5 करोड़ की आबादी का जीवन जो है बहुत ही रिस्की बना दिया है, बीमारियों से भरा हुआ बना दिया है। अमित जी, ये विषय बहुत गंभीर है और आपने बहुत ही गहराई से इस विषय के ऊपर हमसे एक चीज मैं जोड़ दूंगा मनीष जी, एक चीज मैं जल्दी से जोड़ता हूं आपको। देखो, राजनीति क्या होती है। पहले एमसीडी एक हुआ करता था, फिर एमसीडी को 3 हिस्से में शीला दीक्षित ने बांट दिया। तो क्यों बांटा? केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए मनीष जी। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? ये तो आप फिनांस के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तीनों एमसीडी को बांट देने से मनीष जी पिछले 15 साल में एमसीडी एक इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो गया, उसका फिनांस इधर उधर हो गया, उसको समेटना आसान नहीं था। फिर उसके बाद जब ये महसूस किया, और केवल राजनीतिक रीजन से बांटा गया कि उस एमसीडी पर कभी भी कांग्रेस का शासन नहीं हो पाता। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा, वो एक राजनीतिक निर्णय था शीला दीक्षित का कि एमसीडी को 3 भागों में बांटा गया। जी, अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर अब एक कर दिया गया। हाँ, बिल्कुल, अब फिर एक कर दिया वापस, मतलब फिर एक कर दिया वापस। तुगलक की मोहम्मद बिन तुगलक इसी देश में एक समय राजा हुआ करते थे और तुगलक वाली जो फरमान हुआ करती थी, वो तुगलकी फरमान, तुगलक अब नहीं रहे, लेकिन वो तुगलकी फरमान वो आज के तारीख में भी कहीं न कहीं दिख जाता है हमें। लेकिन हमारी जो गुजारिश है दर्शकों से कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर वोट करें और राजनेताओं को मजबूर करें कि जवाबदेही तय हो। कूड़े का पहाड़ 1 साल में खत्म करने का वायदा किया था, तो उनसे सवाल करें कि 1 साल बीत गए, 4 साल हो गए, कहाँ? क्या किया आपने? सवाल पूछिए। सवाल पूछने से ही कुछ इसका हल निकलेगा। अमित जी, हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। हम यमुना के ऊपर चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि समय सीमा हमारी खत्म हो गई, लेकिन हम यमुना के विषय पर एक अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि वो विषय भी बहुत ही गंभीर है और चूँकि आपने और हमने दिल्ली सरकार को कवर किया है शीला दीक्षित के ज़माने से लेकर के अब तक, तो हम जानते हैं हकीकत कि यमुना को साफ करने के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड ने डकार लिए और यमुना ज्यों की त्यों आज के तारीख में भी एक नाले के रूप में ही तब्दील है। अमित जी, आपका हमसे इस विषय पर इतनी गहराई से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।